Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is transport, receptors and signal transduction in cytokinins. First we will discuss about transport of cytokinins. ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोकाइनिन्स के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस देखी गई उसमें फ़र्स्ट ये था कि साइटोकाइनिन को जब लीव्स में ऑब्ज़र्व किया गया या लीव्स में उनको अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि लीव्स से साइटोकाइनिन मूव होके साथ वाले किसी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मींस लीव्स में साइटोकाइनिन जो है वो लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है कि वो अपने ऑर्गन तक महदूद रहता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बाहर किसी ऑर्गन में नहीं जाता। इसी के साथ साइटोकाइनिन को जब फ्रूट्स और सीड्स में देखा गया, ऐसा साइटोकाइनिन जो कि फ्रूट्स या सीड्स में सिंथेसाइज हो रहा है, वो साइटोकाइनिन भी कोई अपेरेंट मूवमेंट जो है वो शो नहीं करता, जिससे पता चले कि ये साइटोकाइनिन जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके किसी और ऑर्गन तक मूव करके गया है। तो इट मीन्स कि ये जो हार्मोन है ये इमोबाइल है। ये इमोबाइल मीन्स कि ये मूव नहीं कर सकता। मीन्स ऐसा साइटोकाइनिन जो लीव्स में मौजूद है, जो फ्रूट्स में है और सीड्स में है, इन तीन ऑर्गन्स में पाया जाने वाला जो साइटोकाइनिन है वो इमोबाइल पाया गया बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। जो उसकी ऑब्जर्वेशंस आई उनसे ये पता चला। बाद में ये देखा गया कि साइटोकाइनिन जो है ये जाइलम सैप में मौजूद है। अब जाइलम में तो कोई चीज़ जब ट्रांसपोर्ट होती है रूट से अपवर्ड शूट की तरफ, जाइलम सैप जब मूव करता है तो उसमें वो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो साइटोकाइनिन की जाइलम सैप में मौजूदगी ये इंडिकेट करती है कि रूट्स में पाए जाने वाला ये साइटोकाइनिन जो है ये मूव करता है अपवर्ड इन अ पोलर फैशन टू द शूट। कि रूट्स में जो साइटोकाइनिन बनता है वो जाइलम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड टू द शूट या टू द लीव्स या अदर ऑर्गन्स। इट मीन्स के लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में तो ये इमोबाइल है, लेकिन रूट्स में सिंथेसाइज होने वाला ये हार्मोन जो है वो इमोबाइल नहीं है, ये मोबाइल है और ये मूव करता है थ्रू जाइलम सैप टू अपवर्ड टू द शूट्स। इट इज़ पॉसिबल दैट ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड of growth, cytokinins are synthesized in both root and shoot मेरिस्टेम्स। अब जब एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है, जब प्लांट फुल एक्टिविटी में अपनी ग्रोथ शो कर रहा होता है, तो उस टाइम साइटोकाइनिन जो है ये रूट मेरिस्टेम्स में भी बनता है और शूट के मेरिस्टेम्स में भी ये सिंथेसाइज होता है। अब ये जो इसकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात है तो इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ रूट्स में ही देखी गई है कि जो रूट्स में सिंथेसाइज होता है साइटोकाइनिन वही जाइलम सैप के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट शो करता है। बाकी शूट में जो सिंथेसाइज होता है शूट मेरिस्टेम में साइटोकाइनिन, वो भी देखा गया कि वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने साथ वाले जो नेबरिंग टिश्यूज़ हैं वहाँ तक सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट शूट में बनने वाला साइटोकाइनिन भी शो नहीं करता। ठीक है, इट मीन्स कि रूट्स में जो साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होता है वो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन शूट में बनने वाला साइटोकाइनिन जो है ये सिर्फ अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स में बनने वाला जो साइटोकाइनिन है वो कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो शो नहीं करता। इसी के साथ साइटोकाइनिन जब ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट टू द शूट, जाइलम के ज़रिए हमने कहा कि साइटोकाइनिन जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू द शूट। तो ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ज़ियाटिन राइबोसाइड। ठीक है, ये ज़ियाटिन राइबोसाइड की फॉर्म में जाइलम सैप में पाया जाता है। अब ये जो ज़ियाटिन राइबोसाइड है जब ये रूट्स से लीव्स तक पहुंचता है, रूट से ये शूट्स तक गया, लीव्स तक गया, तो लीव्स में जाकर ये या तो कन्वर्ट हो जाता है फ्री बेसिस में या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड में। अगर तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्री बेसिस में, तो फ्री बेसिस जो हैं नाइट्रोजन बेसिस वो तो हार्मोनल एक्टिविटी शो करती हैं, लेकिन जब ये ज़ियाटिन राइबोसाइड कन्वर्ट हो जाता है साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड में, तो साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड जो है ये कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी शो नहीं करता साइटोकाइनिन वाली। और इसके साथ इससे ये पता चलता है कि ये जो ग्लूकोसाइड है ये क्योंकि कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाता है, सेल्स के कंपार्टमेंट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कोई फिजियोलॉजिकल
इफ़ेक्ट्स शो नहीं करता। तो इससे हमें ये पता चला कि एक तो साइटोकाइनिन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम इन द फॉर्म ऑफ जियाटिन राइबोसाइड, और लीव्स में पहुंचने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फ्री बेस में या फिर साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड में। फ्री बेसिस जो हैं इसकी वो हार्मोनल एक्टिविटी शो करती हैं, जबकि साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड जो है इट इज़ डिवाइड ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी, ये कोई हार्मोनल एक्टिविटी शो नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स। अब साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स के हवाले से हम क्योंकि देखते हैं कि सेल्स में ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये पाया जाता है, इट मींस कि सेल्स में इसकी अपटेक जो है वो इजीली हो रही है। कोई ना कोई रिसेप्टर जो है वो सेल्स के बाहर या सेल की मेम्ब्रेन पे मौजूद है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कोई मौजूद है, जिसकी वजह से ये साइटोकाइनिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड। इसी के साथ क्योंकि हमें पता है कि तमाम जो मेजर प्लांट हार्मोन्स हैं, पहले भी हम कुछ हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, जिब्रेलिन ऑक्सिन्स वगैरह, तो उसमें भी हम कहते हैं कि कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं सेल की सरफेस पे या कहीं पे भी उनकी स्पेसिफिक साइट्स पे किसी भी हार्मोन की स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसी एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होती हैं और उसी के लिए वो अफिनिटी शो करती हैं। मींस कुछ स्पेसिफिक हाई अफिनिटी बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो उस हार्मोन को अपने साथ बाइंड करती हैं और अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इसी तरह से साइटोकाइनिन के लिए भी कोई साइटोकाइनिन बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं एज अ रिसेप्टर। और वीट में जब देखा गया तो वीट में कहते हैं कि साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर्स दो तरह के पाए जाते हैं। एक CBF1 मींस साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर 1 कहलाता है और दूसरा साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर 2। और ये दो साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर्स जो हैं ये वीट में या तो ये साइटोसोल में उसके पाए जाते हैं फ्री फॉर्म में, या फिर ये वीट में उनके राइबोसोम्स के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, ये दोनों साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर्स। अब इसी के अलावा इन साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर्स के अलावा बाकी कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि इसी तरह की कोई हाई अफिनिटी साइटोकाइनिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि अफिनिटी शो करती हैं साइटोकाइनिन के साथ, इसको अपने साथ बाइंड करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं ख़ुद को एज अ रिसेप्टर प्रोटीन। और ये जो एसोसिएशन है साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर्स और साइटोकाइनिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का विद द राइबोसोम्स, कि ये जो हम कहते हैं ना कि साइटोकाइनिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनको भी देखा गया कि ये कुछ राइबोसोम्स के साथ लूजली अटैच्ड हैं। और वीट में पाए जाने वाले जो साइटोकाइनिन बाइंडिंग फैक्टर्स थे वो भी हमने कहा कि कुछ राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड हैं। तो ये सजेस्ट करते हैं कि दैट दीज बाइंडिंग प्रोटीन्स माइट हैव अ रिसेप्टर फंक्शन इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, कि राइबोसोम्स की इनकी अटैचमेंट ये शो करती है कि ये तो रिसेप्टर का फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं कि ये रिसीव करते हैं साइटोकाइनिन को, उसके साथ ही इनका कोई रोल ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी है, क्योंकि ये राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड हैं तो ये ट्रांसलेशन में भी कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। It has now been established that the specific receptors with which cytokinins interact remain either on the cell surface or within the cytoplasm। और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं साइटोकाइनिन के, या तो ये सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे या फिर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होंगे। अब इस हवाले से एक प्रोटीन है जियाटिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि 67 किलो डाल्टन वेट की ये प्रोटीन है और इसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम साइटोसोल ऑफ यंग बार्ले प्लांट्स, ठीक है। यंग बार्ले प्लांट्स के साइटोसोल में से ये जियाटिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं इनको आइसोलेट किया गया है और इनको देखा गया कि ये एक स्पेसिफिक अफिनिटी रखती हैं जियाटिन के साथ। अब जियाटिन क्या है? जियाटिन भी साइटोकाइनिन है, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ जियाटिन के साथ ये अफिनिटी शो करती हैं, जिसकी वजह से इन रिसेप्टर प्रोटीन्स को जियाटिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का नाम दिया गया है, जो कि बार्ले के साइटोसोल में पाई जाती हैं। Another approach to identify a possible cytokinin receptor was made by studying mutations in Arabidopsis in which the mutant calyces grow in a medium without cytokinin। इसी के साथ कुछ और अप्रोचेज़ यूज़ की गई साइटोकाइनिन रिसेप्टर को स्टडी करने के लिए। तो उसमें कुछ जो है स्टडी मटेरियल के तौर पे अरेबिडोप्सिस के म्यूटेंट प्लांट्स जो हैं वो लिए गए, जिसमें ये देखा गया कि उनके म्यूटेंट कैलिसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं जब हम एक कल्चर मीडिया में साइटोकाइनिन जो है अप्लाई नहीं करते, तो अरेबिडोप्सिस का कैलस बन जाता है, मीन्स उसमें अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनते हैं, सेल का एक बहुत बड़ा मैस बन जाता है, लेकिन उसमें वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होती सेल्स की।
जिसको कैलस का नाम दिया जाता है। अब इन म्यूटेंट कैलसिस में देखा गया है कि इनमें एक जीन है जिसको साइटोकाइनिन इंडिपेंडेंट 1 का नाम दिया गया। अरेबिडोप्सिस के म्यूटेंट कैलस में ये जीन पाया जाता है साइटोकाइनिन इंडिपेंडेंट 1, या जिसको CKI1 भी लिखते हैं। This gene encodes a 125 kilodalton protein, and this protein which is localized in the plasma membrane may be a cytokinin binding protein। और उससे ये पता चला कि ये जो प्रोटीन है जिसका वेट 125 किलोडाल्टन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है और ये अफिनिटी शो करती है साइटोकाइनिन के साथ। तो इट मीन्स कि ये जो साइटोकाइनिन इंडिपेंडेंट 1 प्रोटीन है ये एक्ट करती है एज अ साइटोकाइनिन बाइंडिंग प्रोटीन या रिसेप्टर के तौर पे। ये तो हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट इसमें हमने देखना है सिग्नल ट्रांसडक्शन इन साइटोकाइनिन। सिग्नल ट्रांसडक्शन में हम बात करते हैं कि कोई भी हार्मोनल सिग्नल, केमिकल सिग्नल जब प्लांट को मिलता है तो वो किस तरह से रिसेप्टर से आगे फॉरवर्ड होता है और फिर वो पूरा उसका पाथवे जो है वो किस तरह से बनता है कि एंड में जाके वो कोई रिस्पॉन्स शो करता है। साइटोकाइनिन परसेप्शन और सिग्नलिंग के हवाले से काफ़ी स्टडीज़ जो हैं वो की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टडीज़ अरेबिडोप्सिस प्लांट के ऊपर की गई हैं, क्योंकि अरेबिडोप्सिस प्लांट का जीनोम सीक्वेंस जो है ये नोन है। अब अरेबिडोप्सिस के जीनोम सीक्वेंस की बेस पे 3 साइटोकाइनिन रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं। एक है GK11 जो कि रिसेप्टर हिस्टिडीन काइनेज है। दूसरा है CRE1/AHK4 कॉम्प्लेक्स है, ये इन दो का, जो कि हिस्टिडीन काइनेज है। AHK जो है ये A अरेबिडोप्सिस के लिए है, H हिस्टिडीन के लिए और K काइनेज के लिए। अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन काइनेज 4। और तीसरा जो है रिसेप्टर वो है AHK2/AHK3, इन दो का कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 3 जो रिसेप्टर्स हैं GK11, CRE1/AHK4 और तीसरा जो है AHK2/AHK3 हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर्स। जैसे कि आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर भी ये शो किया गया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोकाइनिन सिग्नल है। हार्मोन जो है ये सिग्नल की फॉर्म में ये रिसीव होगा बाय द साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स, और यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो शो किए गए हैं, AHK2/AHK3 कॉम्प्लेक्स और साथ में CRE1/AHK4 कॉम्प्लेक्स। ये जो है यहाँ पर ये रिसेप्टर्स की फॉर्म में ये शो किए गए हैं। तो अरेबिडोप्सिस प्लांट में ये 3 साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स जो हैं ये आइडेंटिफाई हुए हैं। इन 3 साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स के अलावा कुछ और इसमें डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिटर्स भी पाए जाते हैं। अरेबिडोप्सिस की बात हो रही है तो उसमें साइटोकाइनिन डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिटर्स मींस जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो तो इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और इसको आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब आगे ट्रांसमिट जब ये करेंगे तो आगे कोई और रिसीवर प्रोटीन होनी चाहिए जो इसको ले और फिर इसको डाउनवर्ड जो है सेल के अंदर वो ले जाए, ट्रांसमिट करे। तो ये कहलाते हैं डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिटर्स। तो रिसेप्टर्स 3 हैं और उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिटर्स हैं उनमें है AHP अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफ़र प्रोटीन, और साथ में है ARR अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्सिव रेगुलेटर। ठीक है, एक तो हमने कहा इसमें साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स हैं जो कि 3 हैं, उसके अलावा इसमें AHPs हैं अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफ़र प्रोटीन्स, और साथ में इसमें ARR अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्सिव रेगुलेटर्स जो हैं ये इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब हमने अभी बात की थी कि 3 इसमें साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो 3 साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स हैं इनमें अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो इसका जो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है उसमें होते हैं 2 to 3 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स जो कि मेम्ब्रेन के साथ पाए जाते हैं। फिर इसमें होता है एक ट्रांसमिटर जो कि हिस्टिडीन काइनेज है, और इसमें होते हैं 2 रिसीवर डोमेन्स। ठीक है, मतलब एक साइटोकाइनिन रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर में क्या होता है 2 to 3 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं। ये देखें आप, ब्लैक कलर का इसमें आपको मेम्ब्रेन के साथ लोकेटेड ये नज़र आ रहा है। ये जो पार्ट है रिसेप्टर का ये कहलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन।
ये जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें एक ट्रांसमीटर, ठीक है, ये एक ट्रांसमीटर जो कि हिस्टिडीन काइनेज है, और उसके साथ होते हैं इसमें 2 रिसीवर डोमेन्स, ठीक है। ये जो लास्ट में है ये क्या है, ये 2 रिसीवर डोमेन्स हैं। तो एक रिसेप्टर में 2 to 3 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स, 1 ट्रांसमीटर एंड 2 रिसीवर डोमेन्स जो हैं स्ट्रक्चरली इसमें पाए जाते हैं। अब इसको ओवरऑल जो है इस पूरे डोमेन को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है चेज डोमेन, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि 2 to 3 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स हैं, ट्रांसमीटर है, 2 रिसीवर डोमेन्स हैं, कलेक्टिवली ये कहलाता है चेज डोमेन। अब ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है चेज, ये एब्रीविएशन है साइक्लेसिस हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। साइक्लेसिस सी के लिए और एच जो है ये हिस्टिडीन काइनेज, ए से एसोसिएटेड, एस से सेंसरी और ई से एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में चेज डोमेन कहा जाता है, इस पूरे डोमेन को जो रिप्रेजेंट करता है एक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। और ये जो डोमेन है ये स्पेसिफिकली रिसेप्टर्स में हमने कहा कि 3 रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर ये है AHK2 AHK3 ये रिसेप्टर, और दूसरा CRE1 AHK4 ये रिसेप्टर। इन 2 रिसेप्टर्स में पर्टिकुलरली जो है इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि चेज डोमेन की फॉर्म में है। अब इसमें हमने कहा कि ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स के बाद हमने कहा कुछ डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिटर्स होते हैं जिनको AHPs या अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसमिटर्स कहा जाता है। तो इनकी तादाद कितनी है AHPs की, अरेबिडोप्सिस में ये 5 होते हैं, ठीक है, 5 AHPs होते हैं। और उसके अलावा हमने कहा था इसमें कुछ ARR अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्सिव रेगुलेटर्स भी होते हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 22, ठीक हो गया। हमने कहा रिसेप्टर्स जो हैं ये 3 रिसेप्टर्स इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। AHPs जो हैं इसमें जो हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसमिटर्स हैं ये 5 हैं। इसके साथ जो ARR मतलब अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्सिव रेगुलेटर्स हैं ये कितने हैं, ये 22 हैं। अब जो 5 हमने कहा AHPs हैं, 5 AHPs जीन्स एंड कोड प्रोटीन ऑफ 12 किलो डाल्टन। अब ये जो जीन्स होते हैं AHPs के, ये क्या करते हैं, ये एक ऐसी प्रोटीन को एनकोड करते हैं जो कि 12 किलो डाल्टन वेट रखती है और ट्रांसमिट करती है सिग्नल को फ्रॉम द रिसेप्टर विच इज़ लोकलाइज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ARR। और वो क्या करते हैं ये AHPs, इनका क्या फंक्शन है कि ये रिसेप्टर से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ARR की तरफ, ठीक है। मींस ये इंटरमीडिएट हैं बिटवीन द रिसेप्टर एंड ARR अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्सिव रेगुलेटर। अब ये जो ARR हैं दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये तो साइटोप्लाज्म में है ना AHPs, जबकि ARR जो हैं ये न्यूक्लियस पे मौजूद हैं। और ये जो ARR हैं ये डिवाइड हुए हैं 2 मेजर ग्रुप्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये AHPs हैं, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसमिटर्स हैं, और उसके बाद जो ARR हैं ये 2 तरह के हैं। टाइप B ARR आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में, और इसी के साथ टाइप A जो है ये ARR। 2 टाइप्स हैं इसकी। अब होता क्या है कि जब साइटोकाइनिन किसी सेल के साथ आता है तो वहाँ पर रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर मौजूद हैं, जैसे उसकी बाइंडिंग होती है रिसेप्टर के साथ तो वो जो साइटोकाइनिन है इट अंडरगोज डाइमिराइजेशन। दो डिफरेंट यूनिट्स में ये जो है अपना रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसकी डाइमिराइजेशन के बाद होती है ऑटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। वो हार्मोन जो साइटोकाइनिन है फिर वो क्या हो जाता है रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो जाती है कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है उसके साथ ऐड हो जाता है। देन क्या होता है, इन न्यूक्लियस the phosphorylated AHP protein transfers its phosphate group to an aspartate residue present in receiver domain of type B ARR Arabidopsis response regulator that consists of receiver domain and an additional transcription factor domain or output domain। अब हम ज़रा स्ट्रक्चर के हवाले से इनको डिस्कस कर लेते हैं। रिसेप्टर के पास जब ये साइटोकाइनिन आया उसकी फॉस्फोरिलेशन हो गई। अब वो फॉस्फोरिलेटेड साइटोकाइनिन जो है उसको कौन लेगा, उसको ये लेंगे AHPs लेंगे, ठीक है। अब ये जो AHPs हैं अब ये भी फॉस्फोरिलेटेड होंगे क्योंकि इन्होंने एक फॉस्फोरिलेटेड
हार्मोन को लिया है तो ये भी फॉस्फोरिलेटेड हो जाएंगे। अब ये जो फॉस्फोरिलेटेड AHPs हैं ये ट्रांसफ़र करेंगे फॉस्फेट ग्रुप को किसके पास, टाइप BARR के पास, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम द हार्मोनल साइड टू द टाइप BARR। अब ये जो टाइप BARR है इसमें इसका एक रिसीवर डोमेन होता है और एक इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन होता है। टाइप B की हम बात कर रहे हैं, इसके दो डोमेन्स होते हैं, एक इसमें रिसीवर डोमेन होता है और एक इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन होता है। रिसीवर डोमेन क्या करता है, ये रिसीव करता है सिग्नल को जो कि AHPs लेके आ रहे हैं। अब AHPs फॉस्फोरिलेटेड साइटोकाइनिन को लेके आ रहे हैं। अब उस फॉस्फोरिलेटेड साइटोकाइनिन का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे इस टाइप BARR का जो एस्पार्टेट रेजिड्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन इन नेचर है ना, तो इसमें जो एस्पार्टेट होगा उस एस्पार्टेट के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो जो एस्पार्टेट है वो इसके रिसीवर डोमेन में होगा, ठीक है। अब टाइप BARR का जो रिसीवर डोमेन है उस रिसीवर डोमेन में एस्पार्टेट रेजिड्यू फॉस्फोरिलेटेड हो गया है और उसको किसने फॉस्फोरिलेटेड किया है, AHPs ने किया है। अब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र किया है एस्पार्टेट के पास। अब क्या होगा उसके बाद, टाइप BARRs may interact with other effectors leading to cytokinin responses, and the phosphorylated B-type ARR activates its own output domain, that is transcription factor domain, and induces transcription of genes which encode type A ARRs। अब हमने बात की थी कि ये जो टाइप BARR है इसके दो डोमेन्स होते हैं, एक इसका रिसीवर डोमेन होता है और एक इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन जिसको आउटपुट डोमेन भी कहते हैं। इसके रिसीवर डोमेन में एस्पार्टेट रेजिड्यू हो गया है फॉस्फोरिलेटेड। अब इसका जो दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन है अब वो जो है वो एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा ऐसे जीन्स की जिन्होंने बनाना है टाइप ARR, ठीक है, दूसरी टाइप को। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे, जैसे इसके नाम से है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये इंड्यूस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट जीन्स विच एनकोड टाइप ARR, ठीक है। अब ये जो टाइप ARR है इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डोमेन होता है, रिसीवर डोमेन। टाइप B में हमने कहा एक रिसीवर डोमेन है और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन है, जबकि टाइप A में सिर्फ रिसीवर डोमेन है क्योंकि इसने फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी। इन्होंने तो रिसीवर डोमेन से रिसीव किया फॉस्फेट ग्रुप को और उसको फिर आगे ट्रांसमिट किया, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन था इसका उसने इंड्यूस किया ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स विच प्रोड्यूस टाइप ARR। टाइप ARRs में आल्सो भी फॉस्फोरिलेटेड बाय फॉस्फोरिलेटेड AHPs। अब ये हमने कहा कि वो जो साइटोकाइनिन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में आया था उसने अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है अपने AHPs के साथ बाइंड कर लिया, फिर वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप कहाँ चला गया, टाइप BARR के रिसीवर डोमेन में एस्पार्टेट के पास चला गया। अब वहाँ से वो फॉस्फोरिलेटेड जो है ग्रुप वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टाइप A के पास, टाइप ARR के पास, ARR। अच्छा, अब ये जो है टाइप ARRs में नाउ इंटरेक्ट विद अदर इफेक्टर्स लीडिंग टू साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर ये सिग्नल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिसेप्टर्स के पास गया, ट्रांसमेम्ब्रेन ये जो इसके डोमेन्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके जो लोअर डोमेन्स हैं यहाँ से फिर ये फॉस्फोरिलेटेड होके ये AHPs के पास गया, वहाँ से फिर ये टाइप BARR के रिसीवर डोमेन में मौजूद एस्पार्टेट रेजिड्यू को इसने फॉस्फोरिलेटेड किया, वहाँ से फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने क्या किया, टाइप ARR जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराई और उससे हमारे पास ये टाइप A जो हैं ARRs ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुई। अब इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ रिसीवर डोमेन होता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन इसमें नहीं होता। अब ये भी फॉस्फोरिलेटेड हो जाएंगे, जब ये फॉस्फोरिलेटेड हो जाएंगे तो ये इंड्यूस करेंगे साइटोकाइनिन रेस्पॉन्सेज को, जो साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में जो इफ़ेक्ट्स होने हैं वो ये शो करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट सिग्नल ट्रांसडक्शन
इन साइटोकाइनिन, और इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोकाइनिन एंड रिसेप्टर्स इन साइटोकाइनिन भी डिस्कस किया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।